जय हिंद फ्रेंड, सिग्मा एजुकेटर यूट्यूब चैनल एक बार आपका फिर स्वागत करता है। फ्रेंड, आज हम शुरुआत करने चल रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का विभाजन। इतिहास को कैसे विभाजित किया गया है, अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि उसके पहले इतिहास के बारे में जिक्र किया जाता है तो इतिहास होता क्या है। इतिहास मीन्स होता है कि प्रेजेंट से पहले, मतलब कि पास्ट में जो घटित घटनाएं होती हैं उसे किसी न किसी प्रमाणों के आधार पर, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हो गए और उसके साथ साथ साहित्यिक स्रोत हो गए, या उसके साथ साथ कोई ऐसे प्रमाण हो गए जो हमें इतिहास के क्या करते हैं, वजूद देते हैं। उनके आधार पर इतिहास का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जो पास्ट अथवा भूतकाल में घटित घटनाएं होती हैं। तो इतिहास मीन्स होता क्या क्या है, इतिहास मीन्स होता है कि पास्ट मतलब कि भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन क्या करना कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब इतिहास को कालखंडों में कई सारे कालखंडों में विभाजित किया गया है। कुछ साक्ष्यों के आधार पर, कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर और कुछ प्रमाणों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को विभाजित किया है कई सारे कालखंडों में। तो उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड, उसके पहले ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर जो हमारा इतिहास है वो किस आधार पर क्या किया गया, विभाजित किया गया है। यदि बहुत समय पहले जाया जाए, इतिहास में बहुत से पीछे जाया जाए, तो उस समय इंसान को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। मतलब उस समय की जो मानव सभ्यता थी वो बहुत सारी चीज़ों का उनके पास ज्ञान नहीं था। मतलब कि लिपि का ज्ञान ना होना, तो उस समय अगर इतिहास का जिक्र किया जाए तो उस समय इतिहास लिखा नहीं जाता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया तो उस समय के इंसानों ने फिर क्या किया, धीरे धीरे इंसानों के अंदर आधुनिकता आती गई और आधुनिकता आने के कारण इंसान के अंदर कई सारे स्रोत डेवलप हुए और उसके साथ साथ लिपि का विकास हुआ, शब्दों का ज्ञान हुआ, तब जाके इंसानों ने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का विभाजन। तो आज हम इतिहास के विभाजन के संदर्भ में बातें करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो इतिहासकार हैं अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित करते हैं। तो इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, साहित्यिक साक्ष्य हो गए, उसके साथ साथ या कोई अन्य प्रमाण हो गए, उनके आधार पर कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इतिहास का जो विभाजन है वो दो आधारों पर किया जाता है। पहला आधार है लिपि के आधार पर। तो पहला हम पढ़ेंगे लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है उपकरण के आधार पर इतिहास का विभाजन। उपकरण के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो उपकरण के आधार पर इतिहास का विभाजन मीन्स होता है कि उस समय के जो इंसान थे, जब वो कई सारे उपकरण का इस्तेमाल करते थे, कई सारे औजारों का इस्तेमाल करते थे, यदि उसके आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता तो उसे क्या बोलते हैं, उपकरण के आधार पर इतिहास का अध्ययन। और लिपि के आधार पर मतलब होता है कि उस समय के जो इंसान थे उनके बीच लिपि का ज्ञान होना या शब्दों का ज्ञान होना, उसके आधार पर जब इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो उसे बोलते हैं लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो पहले हम पढ़ेंगे लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो पहला जो हमारा आधार है वो पढ़ेंगे लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। तो लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। तो लिपि के आधार पर अगर इतिहास के विभाजन की जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन क्यों किया जाता है। लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें इतिहास में कई सारे साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिसे बोला जाता है साहित्यिक साक्ष्य, मतलब कि लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं इतिहास का। इसीलिए हम लिपि के आधार पर भी क्या करते हैं, इतिहास का विभाजन करते हैं। तो लिपि के आधार पर इतिहास का जो विभाजन है फ्रेंड, वो जानते रहना कितने में किया जाता है, 3 भागों में। मतलब कि लिपि के आधार पर इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, इतिहास का विभाजन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब इसके कितने हैं, 3 भाग। तो लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं, मतलब कि एक समय वो था जब इंसान को लिपि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय इंसान को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो उस समय इंसान कोई ऐसे लिखे हुए प्रमाण नहीं लिखता था, मतलब इंसान कोई इतिहास को लिखता नहीं था, तो उसके हमें प्रमाण नहीं मिलते। तो उसका अध्ययन हम लोग किसके आधार पर करते हैं,
पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। मतलब जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसको छोड़कर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, फिर इंसान के अंदर आधुनिकता आती गई, इंसानों ने धीरे धीरे लिपि का ज्ञान किया, मतलब शब्दों का उनके अंदर ज्ञान होना प्रारंभ हुआ, तब जाके इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। तो जब उसके प्रमाण हमें मिलते हैं, कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं जो तो लिखे गए हैं लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। मतलब एक समय वो था जब इंसानों के बीच कोई आधुनिकता नहीं थी, मतलब इंसान जंगलों में रहता था, कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और तो उस समय इतिहास लिखता नहीं था, लेकिन उनके बीच भाषा का कम्युनिकेशन था। मतलब भाषा का कम्युनिकेशन था, वो एक दूसरे से बातचीत करते थे, कुछ ना कुछ तो भाषा कम्युनिकेशन रहा ही होगा। इसीलिए इतिहास को जो विभाजित किया गया हो किसके आधार पर किया जाता है, लिपि के आधार पर किया जाता है। तो लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक वह समय जब इंसान को कोई किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, कोई शब्दों का ज्ञान नहीं था, तो उस समय इंसान इतिहास को लिखता नहीं था। तो उसके जो अध्ययन हम लोग करते हैं इतिहास में, वो किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। मतलब कि उस समय के अगर इतिहास का अध्ययन करना हो तो मतलब पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे ये हो गया कि उनके कुछ ऐसे सामान मिल जाएँ, या उनकी गुफाएं मिल जाएं, या उसके साथ साथ जहां उनका निवास स्थान है वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएं, तो उसके आधार पर हम इतिहास का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, तब इंसानों ने उनके अंदर जब आधुनिकता आती गई, तब इंसानों के अंदर लिपि का ज्ञान हुआ। जब इंसान के अंदर लिपि का ज्ञान हुआ, तब जाके उन्होंने इतिहास को लिखा। तो इतिहास को जब लिखा तो फिर कुछ ऐसे प्रमाण इतिहास के हमें मिलते हैं जिसका अध्ययन हम कर नहीं सकते, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में हम उस लिपि अथवा उस चीज़ का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो 3 कालखंडों में विभाजित करेंगे, और तीसरा समय वो आया होगा जब इंसानों ने लिखा है, मतलब कि इतिहास लिखे गए, और वर्तमान समय में हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है लिपि के आधार पर, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो इतिहास का विभाजन है उसे बोलते हैं प्राक इतिहास। पहला विभाजन क्या कहलाता है, प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास मीन्स होता है कि मतलब वह समय जब इंसान के अंदर कोई आधुनिकता नहीं थी, मतलब कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उस समय का इंसान कोई इतिहास लिखता नहीं था, तो इसे बोला जाता है प्राक इतिहास, अथवा इसी को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। और इसी को बोला जाता है प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री अथवा प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है जिसे बोला जाता है प्राक इतिहास, तो ये आप याद रखे रहना कि इस समय के जो इंसान थे उनके अंदर कोई लिपि अथवा लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। तो इंसान के अंदर लिपि एवं लेखन का ज्ञान न होने के कारण उस समय का इंसान, ठीक है, इतिहास को लिखता नहीं था। तो अब इसका अध्ययन हम किस आधार पर करेंगे, मतलब इस काल का अध्ययन हम किस साक्ष्यों के आधार पर करेंगे। तो इस काल का अध्ययन जानते रहना पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। तो जैसे अब इसके बारे में हम समझते हैं कि इस काल का अध्ययन, मतलब कि इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इस काल में लिपि एवं लेखन कला, लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। मतलब कि इस समय के जो इंसान थे जिसे बोला जाता है प्री हिस्ट्री अथवा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, अथवा इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो इंसान थे उनको किसी लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। तो इस काल में लिपि एवं लेखन का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए इस समय के जो इंसान थे वो इतिहास को लिखते नहीं थे। तो अब इस काल खंड का अध्ययन हम कैसे करेंगे, तो इस काल खंड का अध्ययन जानते रहना किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं कि इस काल खंड का अध्ययन, इस काल खंड का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य मीन्स हो गया कि ऐसे चीज़ें हमें मिल जाए जिससे कोई जीवाश्म मिल जाए, या कोई आवास मिल जाए, या कोई गुफा मिल जाए, तो उसके आधार पर जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य।
मतलब कि इस काल का जो अध्ययन है वो किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस काल का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। और इस कालखंड का अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण क्या है इस कालखंड का, इसे बोलते हैं पाषाण काल। तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा पाषाण काल। कि मतलब कि जो पाषाण काल का इंसान था, पाषाण काल के में जो मनुष्य था उसे लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए उस समय का इंसान इतिहास नहीं लिखता था। इसलिए इस काल खंड का अध्ययन, प्राग इतिहास अथवा प्राग ऐतिहासिक काल का खंड का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे समय बीतता गया तब दूसरा टाइम पीरियड आया जिसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब दूसरा जो लिपि के आधार पर विभाजन है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका उदाहरण आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, क्या है, पाषाण काल, जिसे बोला जाता है स्टोन एज। मतलब कि पाषाण काल का जो इंसान था उसे लिपि एवं लेखन कला की शैली का ज्ञान नहीं था। और इस समय का इंसान जानते रहना जंगलों में रहता था। ठीक है, उसके साथ साथ पत्थरों का इस्तेमाल करता था, पत्थरों के औजार बनाते, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या चीज़ें आ, मतलब उनकी गुफा हो गया, औजार हो गए, और उसके साथ साथ आवास जहाँ पे वो लोग रहते थे उसके बारे में जानकारी अगर किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, मतलब लिखे हुए प्रमाण कहीं हमें नहीं मिलते हैं इस कालखंड के। पहला कालखंड यही है जिसे बोला जाता है प्राग इतिहास अथवा प्राग ऐतिहासिक काल, और इसी को बोलते हैं प्री हिस्ट्री अथवा प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी कहा जाता है। अब उसके बाद लिपि के आधार पर जो दूसरा कालखंड का विभाजन है उसे बोला जाता है आद्य इतिहास। ठीक है, क्या बोलते हैं, आद्य इतिहास कहा जाता है, आद्य इतिहास। ठीक है, मतलब कि दूसरा समय वो आया जब इंसानों के अंदर लिपि एवं लेखन शैली का धीरे धीरे ज्ञान होता गया। जब इंसानों ने लिपि एवं लेखन शैली का धीरे धीरे ज्ञान अर्जित किया तब जाके उन्होंने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। मतलब उन लोगों ने लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है, मतलब लिखे हुए साक्ष्य हमें लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं इस कालखंड में, लेकिन वो चीज़ें हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि आज वर्तमान समय में हम उस लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब इस कालखंड का अध्ययन किस आधार पर किया जाएगा, तो इस कालखंड का अध्ययन हम पुरातात्विक के आधार पर और उसके साथ साथ साक्ष्यों के आधार पर भी करते हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि साक्ष्य तो मिलते हैं लिखे हुए, लेकिन हम उन साक्ष्यों को क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आद्य ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिलते हैं उस लिपि का ज्ञान हमारे पास नहीं है। और हमारे पास इस कालखंड का ज्ञान न होने के कारण इसे हम वर्तमान समय में पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इस कालखंड का अध्ययन। तो इस काल में पहले तो लिखते हैं, इस काल में लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था, परंतु वर्तमान समय में पढ़ नहीं सकते, परंतु वर्तमान समय में पढ़ नहीं सकते। तो ये फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य था उसे लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन उसने जो लिखा है उसे हम वर्तमान समय में नहीं पढ़ सकते क्योंकि आज के समय में हमें उस लिपि एवं लेखन शैली का ज्ञान नहीं है। तो अब इस कालखंड का अध्ययन किस आधार पर करेंगे, तो इस कालखंड का अध्ययन इस कालखंड का अध्ययन तो पहला जो प्राग इतिहास है जिसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि इस जो कालखंड का अध्ययन है वो किसके आधार पर किया गया था, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता था। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया गया था। और उसके साथ साथ आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इस कालखंड का अध्ययन भी हम जानते रहना किसके आधार पर करेंगे, पुरातात्विक किसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर करेंगे, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं करेंगे।
क्योंकि जो चीज़ें हमें लिखी हुई मिलती हैं उस चीज़ को हम पढ़ नहीं सकते हैं, और जब हम उसे पढ़ नहीं सकते तो उसे साहित्य के आधार पर क्या कर सकते हैं, अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इस कालखंड का अध्ययन जानते रहना पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तो इस कालखंड का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तो ये आप याद रखे रहेंगे। आदि ऐतिहासिक काल जो है उसका भी अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। यदि इसमें उदाहरण की बात की जाए, इस कालखंड का उदाहरण क्या है तो आप जानते रहेंगे। इस कालखंड का उदाहरण है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, और उसके साथ साथ इसी को सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो याद रखे रहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इसका एग्जाम्पल हो गया। और उसके साथ साथ इसी में और लिखेंगे वैदिक काल। और इसी में एक चीज़ जानते रहना, क्या बोलते हैं, वैदिक काल में का अध्ययन भी इसी कालखंड में किया जाता है, जिसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अथवा इसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक काल को किस जाना जाता नाम से, वैदिक सभ्यता से नाम से जाना जाता है। तो याद रखे रहना कि जो वैदिक सभ्यता का अध्ययन है इसी कालखंड मतलब आदि ऐतिहासिक कालखंड में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे आदि जो ऐतिहासिक काल है इस काल में इंसान को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था, परंतु ज्ञान था, लेकिन वर्तमान समय में जो चीज़ें लिखी हुई हमें मिलती हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए इस काल का खंड का जो अध्ययन है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। और इसमें उदाहरण के रूप में जानते रहना, इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, अथवा इसी को सैंधव सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, जो एक नगरी सभ्यता थी। मतलब कि यहाँ के जो इंसान थे सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले वो ज़्यादा एडवांस थे। एडवांस होने के कारण ये कई सारी चीज़ों को लिखते थे। मतलब यहाँ लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हम उन साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है उसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, आप ये सोच रहे होंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें वेद लिखे हुए मिलते हैं। तो उस समय अगर जाके देखा जाए तो वेद लिखे नहीं जाते थे, क्योंकि उस समय के जो इंसान थे वो वेदों को लिखते नहीं थे, वो ट्रांसमिट करते थे। श्रुति के आधार पर एक इंसान से दूसरे इंसानों में ट्रांसमिट करते थे, मतलब फैलाते थे। जैसे कोई गुरु है वो अपने शिष्यों को क्या करता था, बोल कर सिखाता था उन वेदों को। तो इसीलिए वैदिक सभ्यता का अध्ययन किसमें किया जाता है, आदि ऐतिहासिक काल में किया जाता है। मतलब कि आदि ऐतिहासिक काल में जो वैदिक सभ्यता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस कालखंड में वेद नहीं लिखे गए थे। वेद लिखने की जो प्रक्रिया है वो ऐतिहासिक काल में प्रारंभ हुई थी। श्रुति के आधार पर उसे क्या किया गया था, लिखा गया था। लेकिन जब वैदिक काल था तो उस समय वेदों को लिखा नहीं गया था, क्योंकि उस समय वेदों को श्रुति के आधार पर, मतलब सुनने के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। तो इस कालखंड का अध्ययन जानते रहना हम टोटल किसके आधार पर करेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में आप याद रखे रहेंगे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सब जितने भी वेद हैं ये सारे वेद जानते रहना वैदिक काल में लिखे नहीं गए थे। क्योंकि वैदिक सभ्यता जो हम पढ़ते हैं तो उस वैदिक सभ्यता में हम वेदों को पढ़ते हैं लेकिन वो वेद लिखे नहीं गए थे। बाद में वो सारे वेद लिखे गए थे, किसके आधार पर, श्रुति के आधार पर। वो वेद बाद में लिखे गए। ठीक है, तो इस कालखंड में वेद लिखे नहीं गए थे, वेदों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। तो आप याद रखे रहेंगे लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भाग में। पहला भाग है जिसे बोला जाता है प्राग इतिहास अथवा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव था, तो इस काल में उस मानव को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इस काल खंड में हमें कोई ऐसे लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस काल का खंड का अध्ययन टोटली किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल। तो पाषाण काल जब हम पढ़ेंगे तो टोटली जानते रहना किसके ऊपर आधारित है, प्राग इतिहास अथवा प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। दूसरा इतिहास का विभाजन लिपि के आधार पर किया गया है, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होता गया, मनुष्य के अंदर आधुनिकता आती गई, वो कई सारी चीज़ों को सीखता गया, तब जाके उसके अंदर किस चीज़ का विकास हुआ, लिपि एवं लेखन कला का विकास हुआ। जब मनुष्य के अंदर लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान आया तब जाके उन्होंने क्या किया, लिखा, मतलब इतिहास को लिखना प्रारंभ किया।
तो जो लिखे हुए साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उन सब चीज़ों को हम वर्तमान समय में पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उस समय के जो साक्ष्य हमें मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी में जो लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं वो सारे साक्ष्य चित्रात्मक रूप से, मतलब चित्र के रूप में लिखे गए हैं। और चित्र के रूप में जो चीज़ें लिखी गई हैं उस चीज़ का हमें आज के समय में, वर्तमान समय में ज्ञान नहीं है, ठीक है। और सिंध घाटी की सभ्यता में जो सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं वो एक लिपि में मिलती है जिसे बोला जाता है गौमूत्रिक लिपि। मतलब कि जो गौमूत्रिक लिपि में लिखा गया है, तो आज हमारे पास गौमूत्रिक लिपि का ज्ञान न होने के कारण जो चित्रात्मक रूप से यहाँ चीज़ें मिलती हैं उस चीज़ का ज्ञान न होने के कारण, तो उस समय की जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन टोटली हम किसके आधार पर करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। मतलब कि जिस पाषाण काल में जिस साक्ष्य के आधार पर अध्ययन करते हैं वही चीज़ हम किसके आधार पर करते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में भी करते हैं। अब उसके बाद आइए लिपि के आधार पर तीसरा हम विभाजन करते हैं जिसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। तो आप ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि यहीं से इतिहास का बेस शुरू होता है। मतलब कि यहीं से इतिहास शुरू होता है कि कैसे कैसे इतिहास को हमारे इतिहासकारों ने विभाजित किया है अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए। तो लिपि के आधार पर जो तीसरा विभाजन है उसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल, अथवा उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो तीसरा जो विभाजन है, तीसरा विभाजन हम पढ़ेंगे, ये पहला था और उसके बाद दूसरा हमने क्लीन कर दिया, ये तीसरा विभाजन है, इसमें हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो तीसरा कालखंड आया ऐतिहासिक काल, जिसे बोला जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। और हिस्टोरिकल पीरियड का जो मानव था वो ज़्यादा काफ़ी एडवांस हो चुका था। एडवांस मीन्स होता है कि उसके अंदर कई सारी चीज़ों का विकास हो गया था, मतलब कि लिपि एवं लेखन कला का विकास हो गया था। इंसान, इस समय के इंसान खेती वेती करना प्रारंभ कर चुके थे, क्योंकि ऐतिहासिक काल में जानते रहना इंसान काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया था। तो याद रखे रहना इस काल में, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इस काल का मानव लिपि एवं इस काल में लिपि एवं लेखन कला, लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था, तो इस काल में जानते रहना जो मानव था वो लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान रखता था। इसके पहले आद्य ऐतिहासिक काल में भी लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था, परंतु वर्तमान समय में हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस काल में लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था, और वर्तमान समय में उसे पढ़ने में सक्षम है। कि मतलब वर्तमान समय में जो चीज़ें हमें यहाँ प्रमाण मिलती हैं ऐतिहासिक काल में, उसे हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और ये पता लगा सकते हैं कि जो इतिहास है वो इतिहास में जो पीछे घटनाएं हुई हैं वो क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इस कालखंड में हम क्या कर सकते हैं? उसे जान सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लिखे हुए प्रमाण ऐतिहासिक काल में मिल जाते हैं। तो मतलब इस काल के जो इंसान थे, इस काल के जो मानव थे, वो लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान रखते थे, और जो चीज़ें उन्होंने लिखा उसे हम वर्तमान समय में क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो अब इस कालखंड का अध्ययन किस आधार पर करेंगे? तो इस कालखंड का अध्ययन, तो याद रखे रहेंगे इस कालखंड का अध्ययन पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य को भी हम यहाँ देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। एवं साहित्य साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो ऐतिहासिक काल है इस काल में लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान था, और वर्तमान समय में हम उस लिपि एवं लेखन शैली को पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ इस कालखंड का जो अध्ययन है वो पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हम किसके आधार पर करते हैं?
साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर भी इस कालखंड का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यह आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि इस कालखंड में हमें बहुत सारे लिखे हुए साक्ष्य, मतलब लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उन्हीं के आधार पर जानते रहना इस कालखंड का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो लिपि के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, जिसे बोलते हैं प्राग इतिहास अथवा प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा था आपका आद्य ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री, अथवा उसके बाद दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, अथवा उसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और जो तीसरा काल है उसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। और इस काल में याद रखे रहना, इंसान कई सारी चीज़ों का क्या रखता था, ज्ञान रखता था, मतलब लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान रखता था। और उसी के आधार पर हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तब जाके उसमें हम क्या देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित प्रमाण देखते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इतिहास को विभाजित किया लिपि के आधार पर 3 कालखंडों में। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तब उसमें प्राग ऐतिहासिक काल, उसके साथ साथ आद्य ऐतिहासिक काल, इन सब चीज़ों का टाइम पीरियड क्या था और क्या क्या चीज़ें हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना है, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ही जानते रहेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने आपको बताया कि इतिहास का जो विभाजन है वो हमारे इतिहासकारों ने सरल एवं अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए उसे किन आधारों पर विभाजित करते हैं, 2 आधारों पर। पहला आधार है लिपि के आधार पर, दूसरा आधार है उपकरण के आधार पर। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है प्राग इतिहास, जिसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक कालखंड का जो इंसान था उसके इंसान प्राग ऐतिहासिक कालखंड में जो था उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब लिपि एवं लेखन शैली वो जानता नहीं था। इसलिए उस समय के इंसानों ने कोई इतिहास को लिखना प्रारंभ नहीं किया, कोई चीज़ लिखा नहीं। इसीलिए उस कालखंड में जो हमें प्रमाण मिलते हैं उनका अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री, अथवा उसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का जो इंसान था वो लिखना तो जानता था, क्योंकि उस समय तक आते आते इंसानों के बीच आधुनिकता आ गई थी और इंसानों ने लिखना प्रारंभ किया। और जो चीज़ें हमें लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं वो चीज़ हम वर्तमान में पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए आद्य ऐतिहासिक कालखंड का भी अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिंधु घाटी की सभ्यता, अथवा उसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, अथवा उसी को सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जानते रहना एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता होने के कारण वहाँ पे हमें कई सारे लिखे हुए साक्ष्य मिले हुए हैं। जो लिखी हुई चीज़ें मिली हैं उसे बोलते हैं चित्रात्मक रूप से हैं, और चित्रात्मक रूप से होने के साथ साथ उसमें जो लिपि का इस्तेमाल किया गया है उस लिपि को हम गौमूत्रिक लिपि कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था वैदिक काल। और वैदिक काल में इतिहास को लिखा नहीं गया था, इतिहास की रचना की गई थी, मतलब वेदों की रचना की गई थी। इसलिए उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, वैदिक काल में करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तब तीसरा कालखंड आया, जिसे बोला जाता है ऐतिहासिक काल। और इस कालखंड में इंसान काफ़ी एडवांस हो गया था और उसने क्या किया, इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। तो इस कालखंड का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, लिपि एवं लिखित साक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं, इस कालखंड का अध्ययन करते हैं। तो ये था लिपि के आधार पर इतिहास का विभाजन। उसके बाद फ्रेंड जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें पढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।